आज के वीडियो में मैं आपको भारतीय कृषि के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारतीय कृषि की विशेषताएं और इसकी कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं। आज के वीडियो के अंदर अपन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। जो कृषि है वो भारतीयों के लिए क्यों लाभदायक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से कृषि लाभदायक है, कृषि क्यों की जाती है, यदि कृषि नहीं की जाए तो क्या होगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताएंगे। तो देखो, आप जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अपने भारत में 55% लोग हैं वो आज भी कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं। 17% धन है वो जहाँ पर जीडीपी में कृषि से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अनेक उद्योग धंधों को कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। यदि कृषि नहीं होती तो ये सारे उद्योग बंद हो जाते, क्योंकि इन उद्योगों में जो कच्चा माल यूज किया जाता है वो सारा का सारा कच्चा माल है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा अनेक उद्योग धंधे ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हैं। उन उद्योगों में जो सामग्री बनती है वो कृषि में उपयोग में ली जाती है। यदि कृषि नहीं होती तो वो उद्योग बंद हो जाते। आप जानते हो कि अपने ट्रैक्टर है ये अधिकतर कृषि कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है, या थ्रेसर है ये कृषि उत्पादों में के लिए ही बना हुआ है। यदि कृषि नहीं होती तो थ्रेसर का क्या काम आता, तो ये उद्योगों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए पहला पॉइंट अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। पहला है रोजगार प्रदान करना। रोजगार प्रदान करना, आप जानते हो कि भारतीय कृषि है वो आज लगभग 55% लोगों को, लगभग 55.5 या 55.4% लोगों को रोजगार प्रदान करती है। भारतीय कृषि 55.5, 55.4 या 55.6 या 56% के लगभग रोजगार प्रदान करती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े मिलेंगे आपको। 56% लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित रहते हैं, उनको कृषि से रोजगार मिलता है। इसके अलावा अनेक लोग ऐसे हैं जो कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप से आधारित रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर परिवहन के साधन चलते हैं, इन परिवहन के साधनों द्वारा अपन खेतों में जो अन्न उत्पादन होता है उसको घर में या गोदाम तक पहुँचाते हैं, और बड़ी बड़ी गोदामों से खेती के अंदर डालने के लिए अपन उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि अपन घर पर लाते हैं, खेत में लाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही अपन इनको घर पर लाते हैं। अतः कृषि के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव आश्रित हैं। लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन 56% लोग तो भारत में 56% लोग तो भारत में प्रत्यक्ष रूप से खेती में काम करते हैं। अतः भारतीय कृषि भारतीय लोगों को रोजगार प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज भी कृषि क्षेत्र में ही अधिकतर लोग नियोजित होते हैं, अधिकतर लोग कार्य करते हैं। दूसरा अपने है जीडीपी में योगदान। जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन में योगदान। आज भारत की कुल जीडीपी में लगभग 17.5% लोग हैं, लगभग 17.5% धन है, वो 17% हिस्सेदारी है वो भारतीय जीडीपी में कृषि की है। कुल 100 रुपये प्राप्त होते हैं भारत को, तो उसमें 17.5 रुपये केवल और केवल कृषि कार्यों से कमाए जाते हैं। यहाँ पर कृषि से 17.5% कमाए जाते हैं और 56% रोजगार प्राप्त होता है। तो भारतीय कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कृषि नहीं होती तो अधिकतर लोग बेरोजगार रहते और ये 17.5% धन अपन को प्राप्त नहीं होता। तीसरा है उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करना। अनेक उद्योग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से कृषि के ऊपर आश्रित रहते हैं। आप जानते हो कि
शक्कर उद्योग के लिए गन्ना है वो कृषि से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास है वो कृषि से प्राप्त होता है। यदि कृषि नहीं होगी फसल चौपट हो जाएगी। अब अपने क्षेत्र में आसपास यहाँ पर टिड्डी आई हुई है, अकाल पड़ने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो अकाल पड़ जाएगा, टिड्डी कपास को नष्ट कर देगी। तो सूती वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे माल की यानी कपास की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उनको या तो विदेशों से सामान है वो आयात करना पड़ेगा, विदेशों वाला महंगा पड़ेगा, विदेशों में भी नष्ट हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगी। अतः उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। चौथा, उद्योगों को आधार प्रदान करना या उद्योगों को बाजार प्रदान करना। बाजार प्रदान करना। अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनके अंदर जो सामान बनता है वो केवल और केवल कृषि कार्यों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप जानते हो अपने थ्रेसर है, कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं, इन सब का उपयोग है वो कृषि में ही किया जाता है। यदि कृषि नहीं होती तो थ्रेसर, कीटनाशक, उर्वरकों का कोई उपयोग नहीं करते। क्या उपयोग में लेते इनका? तो ये उद्योग बंद हो जाते। अतः ये उद्योगों को बाजार प्रदान करती है, भारतीय कृषि उद्योगों को बाजार प्रदान करती है। और लास्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार को बढ़ावा या विदेशी धन की प्राप्ति। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी अधिशेष सामान रहता है उस अधिशेष सामान को हम बाजार में बेच देते हैं, और जब अधिशेष सामान को अपन बाजार में बेचेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे, अन्य व्यक्तियों को बेचेंगे, तो उससे हमारी आय बढ़ेगी। विदेशों को बेचेंगे तो भारत के अंदर विदेशी आय प्राप्त होगी। तो विदेशी आय की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है भारतीय कृषि। भारत आप जानते हो कि कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण ये कृषि से जितना अपन प्रोडक्शन लेते हैं उस प्रोडक्शन को अपन विदेशों में बेचते हैं, उससे धन की प्राप्ति होती है, भारतीयों को इनकम प्राप्त होती है। ये भारत के अंदर भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान रहता है। क्या है? रोजगार प्रदान करना, जीडीपी में योगदान, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करना, उद्योगों को बाजार उपलब्ध करवाना और विदेशी धन की प्राप्ति या विदेशी धन की प्राप्ति, ये भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भारतीय फसलें। मुख्य रूप से अपन भारतीय फसलों का वर्ग रूप से अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम गेहूं, चावल और मक्का, ज्वार पढ़ेंगे। इन गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार को प्रभावित करने वाली भौगोलिक स्थितियां हैं, अनुकूल भौगोलिक स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी होती है? तो मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि कोई भी फसल है उस फसल को पैदा करने के लिए वहाँ पर अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं होनी अनिवार्य है। प्रत्येक फसल हर क्षेत्र में उत्पादित हो ये आवश्यक नहीं है। कोई भी फसल पैदा होने के लिए उसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होनी आवश्यक रहती है। जैसे चावल पैदा होगा तो चावल के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, चावल के लिए जो खेत हैं वो पानी के भरे हुए होने चाहिए। चावल के अंदर बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तापमान भी बोते समय भी पकते समय भी बहुत अधिक तापमान होना चाहिए, तभी चावल की फसल पैदा होती है। सर्दी पड़ेगी तो फसल नहीं होगी, कम बारिश होगी चावल की फसल नहीं होगी। अपने बंजर भूमि के अंदर, इस रेगिस्तानी टिब्बों के अंदर चावल की फसल पैदा नहीं होगी। तो किसी भी फसल के लिए 4-5 अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं होती है। कौन कौन सी होती है? प्रत्येक फसल के लिए 4-5 अपन को अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं हैं वो याद रखनी होगी। जैसे कोई भी फसल है, चाहे चाय है, चावल है, मक्का है, मूंगफली है, जौ है, ज्वार है, कुछ भी है,
वो कौन सी मिट्टी में पैदा होती है, उसके लिए कितना तापमान आवश्यक है, कितने तापमान में होती है। केसर अपने यहाँ पर पैदा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो तापमान सहन नहीं, अधिक तापमान सहन नहीं कर सकती। वो जहाँ पर बहुत ही कम तापमान रहता है 5-10 डिग्री के लगभग, 5 अधिकतम 5 या 10 डिग्री टेम्परेचर के लगभग वहाँ पर पैदा होती है। वर्षा हर एक फसल के लिए आप जानते हो कि अलग अलग वर्षा की आवश्यकता होती है। अपने बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है, फिर गेहूं को उससे थोड़ा अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कपास को उससे थोड़ा अधिक पानी की आवश्यकता होती है, मूंगफली को उससे थोड़ा अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और चावल को बहुत अधिक पानी चाहिए। इसी तरह अपनी चाय है, वो चाय को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक फसल के लिए अनुकूल पानी होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। यदि बाजरा बोओगे उसमें पानी भरा रहेगा, आप चाय बोओगे, चाय के अंदर चाय बोओगे, चाय में पानी भरा रहेगा तो वो पौधे ही नष्ट हो जाएंगे, उनकी जलें हैं वो सड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो वो पौधा भी नष्ट हो जाएगा। और यदि चावल को आप बाहर रखोगे, उसकी जड़ों में पानी नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी, तो वो पौधा नष्ट हो जाएगा। चावल को पानी अधिक चाहिए, पानी अधिक चाय को भी आवश्यकता होती है, चाय को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उसको नमी चाहिए। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि चाय की जड़ों के अंदर कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। चाय हमेशा ढालू भूभागों पर बोती है, यहाँ पर बारिश हो और सारा पानी नीचे आ जाए। चाय को सबसे अधिक पानी वर्षा की आवश्यकता होती है, लगभग 300 डिग्री, लगभग 300 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन शर्त यह है कि चाय की जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसी तरह चावल है, वो 200 सेंटीमीटर के लगभग जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर पैदा होता है। अपने मूंगफली है, वो 150 सेंटीमीटर से अधिक, 200 के पास लगभग, 200 सेंटीमीटर से थोड़ा कम हो चल जाएगा, 150 से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर मूंगफली पैदा की जाती है। कपास के लिए गर्मी भी अधिक होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा भी होनी चाहिए। गेहूं है, वो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पैदा हो जाती है। बाजरे के लिए 50 और 70 के सेंटीमीटर के लगभग जहाँ पर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में बाजरा पैदा हो जाता है। यदि इसे कम पानी बारिश होती है तो इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से श्रम, प्रत्येक फसल के लिए कम या अधिक परिश्रम करना पड़ता है, तो ये श्रम भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। आप बाजरा बोओगे, बाजरा में एक बार निनाण करते समय, जिसको अपन गुड़ाई निराई बोलते हैं, उस समय चले जाओगे खेत में, और एक टाइम उसको काटते समय लावणी के टाइम पर चले जाओगे तो ही पैदा हो जाएगा। लेकिन कपास है, आपके चावल हैं, इसमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। प्याज बोते हो, कितनी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, एक एक प्याज रोपना पड़ता है, फिर उसके अंदर गुड़ाई निराई करनी पड़ती है हाथ से, तो ये श्रम प्रधान फसलें होती है। इसी प्रकार अपन को प्रत्येक फसल का विशेष पता होना चाहिए कि गेहूं है वो विश्व में कहाँ पैदा होती है, सबसे अधिक भारत में कहाँ होती है और अपने राजस्थान में कहाँ होती है। इन 5 पॉइंटों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जो भौगोलिक कारक हैं वो भौगोलिक कारक जरूरी नहीं है एग्जैक्ट हो, जरूरी नहीं है हर जगह 50 सेंटीमीटर हो वर्षा हो। यदि 50 सेंटीमीटर वर्षा नहीं हो रही है, 40 हो रही है, तो अपन उसके अंदर सिंचाई करके भी पैदा कर सकते हैं, तो अपन उसके अंदर उस खेत में सिंचाई करके भी बाजरा पैदा कर सकते हैं। तापमान जरूरी नहीं है हर जगह 30 डिग्री हो, 25 डिग्री हो तो भी काम चल जाता है, थोड़ा अधिक ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये अनुकूलतम भौगोलिक दशाएं अपन को याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप खरीफ और रबी की फसलों के अंदर अंतर करना सीख गए हो कि खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है। तो मैं सामान्य रूप से आपको अगले वीडियो के अंदर खरीफ और रबी की फसलों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों के बारे में बता दूंगा। उससे आप वर्गीकरण कर लेना कि गेहूं की फसल खरीफ की है या रबी की है, मक्का की रबी की है या खरीफ की है, और उसी के आधार पर आप ये याद कर लेना। बहुत लंबा पाठ है, केवल आप यहाँ पर इन 2 फसलों की सहायता से इन पूरों को याद रख सकते हो। धन्यवाद। अगला